अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में मैं एमडी कैट के पास पेपर्स को सॉल्व करूंगा। और ये वो एमडी कैट के पास पेपर्स हैं जिनको कंडक्ट किया था आईबीए ने या इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है विद इन 3 to 4 वीक्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आईबीए का जो टेस्ट है या किस तरह से उसका पैटर्न होता है या किस तरह के डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं इसके क्वेश्चंस के, तो वो मैं उन्हें बताऊं। काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आए, तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं आईबीए के पास पेपर्स के, तो जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आईबीए जो है वो बनाता है एमडी कैट के अंदर। चूँकि आईबीए ने 2020, 2020 और 2021 का जो पेपर हुआ था कराची में, यस, तो वो आईबीए ने जो है वो उसको बनाया था। ठीक है, तो वो अभी मैं 2020 नहीं, सॉरी, जो सन 2000 में और 2001 में जो पेपर हुआ था तो वो आईबीए ने बनाया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं जो है वो आईबीए के केमिस्ट्री और साथ में इंग्लिश, जो दो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो है वो टेस्ट एंटी टेस्ट पेपर्स जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बायोलॉजी वगैरह सेक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, मैं इसको भी आपको रिव्यू दे देता हूँ। ये आपको ये क्वेश्चंस दिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे केमिस्ट्री और इंग्लिश सॉल्व करनी ओवरऑल ना, जो चूँकि मेरे सब्जेक्ट्स यही दो हैं। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। अभी सेक्शन 2 हमारे पास केमिस्ट्री आ गया, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। तो तमाम एमसीक्यूज देखें, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तमाम एमसीक्यूज को, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से होती रहे। और अगर आपको एमडी कैट के पास पेपर्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, या फिर अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप जो है वो पीडीएफ नोट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये क्वेश्चन 31 से स्टार्ट हो रही है। तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज डैश चार्ज। तो ये तो काफ़ी आसान एमसीक्यूज है कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि जो एटम का एक न्यूक्लियस होता है उस पर कैसा चार्ज रहता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव। क्वेश्चन 32 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 1 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखें ना, तो इधर पर इस क्वेश्चन में एक मसला है। चूँकि न्यूट्रलाइजेशन जो है ना, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है विच ऑलवेज अकर्स बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो एसिड और बेस साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर NaCl रिक्वायर्ड नहीं होगा, बल्कि देयर शुड बी NaOH। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है पास पेपर में। तो ये NaOH कितना रिक्वायर होगा 100 ml ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इसके लिए बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है M1 × V1 इज इक्वल टू M2 × V2। तो इस तरह से हम इसमें कह सकते हैं। तो अब अभी यहाँ पर इसको बल्कि इस तरह से नहीं सॉल्व करते हैं इसको, देयर इज वन मोर इजी वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब 100 ml 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कितने ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड के या कितने मोल्स हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूद हैं। तो 100 ml 1 मोलर है ना, तो ये हमारे पास जो मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी हमारे पास होती है दिस इज नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। लीटर से मुराद के DM³ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास मोलरिटी होती है। मोल अगर हमें निकालना है, दिस विल बी मोलरिटी इनटू DM³। तो नंबर ऑफ मोल कितने निकल जाएंगे, मोलरिटी हमारे पास आ जाएगी 1 मोलरिटी और DM³ हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आएंगे, दिस विल बी 0.1 मोल्स जो सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास हैं। और एक सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है हमारे पास 2H+ डिवाइड करता है,
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस आइंस हमारे पास कितने होंगे, दिस विल बी 0.1 इंटू 2, ये हमारे पास हो गए 0.2 मोल। ठीक है, तो 0.2 मोल्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने ग्राम इसको रिक्वायर होंगे। तो 0.2 मोल H प्लस आइंस को लिबरेट करना है, मतलब न्यूट्रलाइज करना है, तो हमारे पास 0.2 मोल्स ही हमारे पास NaOH हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। तो 0.2 मोल्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड। अब NaOH का 0.2 मोल कितना निकलेगा, तो हमें पता है कि मास निकालना है, मास इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल हमारे पास है 0.2 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इसका होता है, दिस विल बी सो NaOH का 40 होता है। तो 40 को जब 0.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 8 ग्राम। तो 8 ग्राम हमारे पास, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक मसला था, तो वो क्वेश्चन को सही कर लेंगे हम। तो NaOH होना चाहिए था यहाँ पर। तो 8 ग्राम NaOH की रिक्वायर होगी 100 ml ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 33 है, साइक्लोहेक्सेन हैज द फार्मूला डैश। तो साइक्लोहेक्सेन का क्या फार्मूला हमारे पास होता है। साइक्लोहेक्सेन इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ना बेटा। अब साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, इसका फार्मूला C6H, मतलब लाइक इसका फार्मूला सेम हेक्सेन की तरह होगा जिस तरह हेक्सेन का होता है। दिस विल बी C6H12, क्योंकि साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला भी CnH2n पर चल रहा होता है। तो ये आंसर हमारे पास C6H12 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 34 है, इन दिस इज इथीन, इथीन मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो 2 2 4 और 1 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा इसमें। दैट्स इजी क्वेश्चन। तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई इथीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर। एस्टर हमारे पास होता है RCOOR। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें हमारे पास, दिस इज एस्टर। 36 है, द एलिमेंट इज फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड एज डैश। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर है ना, कि द एलिमेंट इज फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड एज डैश। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिस विल बी अनक्लियर क्वेश्चन ना। तो कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है, कोई वर्ड मिसिंग है, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व दिस वन। 37 पे आते हैं, Al2O3.2H2O, इसको क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन हमारे ओल्ड बुक का है, न्यू बुक में तो नहीं है, चूंकि दैट सी बात है ईयर 2000 की बात कर रहे हैं, तो लगभग 24 साल पीछे हम जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला हमारे पास होता है। बॉक्साइट क्या है, दिस इज एक्चुअली अ चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे बुनियादी जो ओर है वो यही है। 38 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट बेटा हमारे पास होती है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, ए ऑप्शन। 39 है, द मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल डैश। मतलब 1 मोल इथेनॉल और 1 मोल इथेन में क्या चीज बराबर होगी। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, क्योंकि 1 मोल है तो दोनों के मॉलिक्यूल 6.02 एक्सपोनेंट 23 हमारे पास होंगे। MCQs 40, अल्कीन्स अंडरगो डैश। अल्कीन्स मींस व्हेन कार्बन कार्बन हैज डबल बॉन्ड। तो अल्कीन्स हमारे पास हमेशा एडिशन रिएक्शन करते हैं, कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, बिकॉज ऑफ देयर अनसैचुरेटेड नेचर। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा, एडिशन रिएक्शंस। क्वेश्चन 41 है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 इज लिबरेटेड एट डैश। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 कहाँ लिबरेट होता है, तो H प्लस है ना। अब पॉजिटिव आयन हमारे पास जिस इस कैटाइन, तो कैटाइन हमेशा कहाँ पर लिबरेट होगा बेटा, कैथोड पर होगा। तो इसका आंसर हमारे पास कैथोड आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 42 है, एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड इनमें से कौन सा होता है। देखो कोवेलेंट हाइड्राइड, ये भी ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, न्यू बुक में ये बात आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एक चैप्टर था ओल्ड बुक के अंदर जो न्यू बुक में नहीं है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं हम किसको, जब हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना, जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट से कभी जुड़ता है तो वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। अब यहाँ देखो, सोडियम नहीं हो सकता, कैल्शियम नहीं हो सकता, स्ट्रोंशियम नहीं हो सकता, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो आर्सेनिक जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं आर्सेनिक का ताल्लुक ग्रुप 5 से है। तो
तो ये हमारे पास एक कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा। 43 इन एन इक्विलिब्रियम KSP इज एक्सप्रेस एज डैश। बेरियम सल्फेट की जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन क्या बनने वाली है? तो KSP हम जानते हैं कि उसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट्स की साइड लेते हैं Ba+2 और सल्फेट -2। तो हमारे पास जो करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगी A तो नहीं बनेगी, B भी नहीं, C वाली हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगी। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिस इज द करेक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन 44 है द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 की पावर -4 मोलर H+। 10 टू दी पावर -4 आ गया तो सिंपली हमारा जो इसका pH आ जाएगा, नेगेटिव लॉग लेंगे इसका, तो ये 4 आ जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक होती है इसकी कि जो पावर लगा हुआ है वही हमारे पास आ जाएगा आंसर में, pH। तो जब हम माइनस लॉग करेंगे 10 टू दी पावर -4 को, तो ये हमारे पास आंसर 4 निकल कर आएगा। क्वेश्चन 45 एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड, दिस इज नोन एज डैश। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी हमारे पास ये स्टेटमेंट है। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 46 है एट व्हाट टेम्परेचर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस आर मेजर्ड। तो बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर किया जाता है। जब उसमें 273 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 298। तो 298 केल्विन हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो ये रहा हमारे पास, दिस इज 298 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबिडियम इज एन एलिमेंट सिमिलर टू पोटेशियम व्हिच कैन शो द डिकम्पोजिशन ऑफ रुबिडियम नाइट्राइड। अच्छा, ऑप्शंस को देखकर लगता है रुबिडियम, अच्छा रुबिडियम नाइट्राइड तो हमारे पास जस्ट RBN होगा बेटा। दिस इज रुबिडियम नाइट्राइड, तो मतलब RB3N, सॉरी RB3N2, सॉरी RB3N, ठीक है। तो लेकिन ये नाइट्राइड नहीं है असल में, ऑप्शंस के लिहाज से देखा जाए तो दिस विल बी रुबिडियम नाइट्रेट, ये होना चाहिए हमारे पास। तो रुबिडियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है? और चाहिए पोटेशियम की तरह, पोटेशियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन हम जानते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। जब हम इसको थर्मल डिकम्पोज करते हैं तो ये KNO2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। अब ये भी इस तरह से किस में ब्रेक हो जाएगा, अगर RbNO3 रुबिडियम नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करेंगे, दिस विल बी RbNO2 रुबिडियम नाइट्राइट और साथ में ऑक्सीजन गैस, तो RbNO2 प्लस O2, ये हमारे पास बेटा C ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, दिस C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 48 में द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिट्स इन बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में जो रेडिएशन एमिट होती है तो वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? दिस इज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम तक रहती है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमसे यूज आया है, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है फेरिडिल क्राफ्ट, दिस विल बी फेरिडिल। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है, दिस इज फेरिडिल क्राफ्ट। फेरिडिल क्राफ्ट रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज, फेरिडिल क्राफ्ट रिएक्शन को किसमें क्लासिफाई करते हैं? अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये दो रिएक्शंस हमारे पास फेरिडिल क्राफ्ट रिएक्शंस कहलाते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 50 है द फार्मूला ऑफ संदूर इज। संदूर का फार्मूला क्या है? तो ये भी बेटा ओल्ड बुक का है। संदूर हमारे पास होता है, दिस इज Pb3O4, ये संदूर का फार्मूला है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 51 है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग हो, सिंपली दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 52 इन हेबर प्रोसेस दिस रिएक्शन इज गिवन इंक्रीजिंग द प्रेशर फेवर्स डैश। जब हेबर प्रोसेस में प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन 13 है, सॉरी 53 है KSP इज कॉल्ड डैश। KSP किसे कहा जाता है? तो KSP सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट,
54 है थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड डैश एनर्जी रिलेशनशिप, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन केमिकल एनर्जी। तो हीट एनर्जी का केमिकल एनर्जी से क्या ताल्लुक है, इसको हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। 55 विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहलाता है, बी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुबिडियम इज एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ लिथियम एंड सोडियम, व्हिच इज ट्रू अबाउट रुबिडियम। रुबिडियम के बारे में क्या बात सही है, तो फर्स्ट लिखा हुआ है रुबिडियम रिएक्ट सोलरली विथ वाटर, सारे अल्कली मेटल फास्ट रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, ए तो नहीं होगा। बी है फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, तो ये भी ट्रू नहीं है, जो कि सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होते हैं सारे वन ए ग्रुप के। सी इट इज लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो और फॉर्म्स अ सल्फेट Rb2SO4, तो Rb2SO4 नहीं बनाएगा, ये हमारा RbSO4 बनाएगा। नहीं सॉरी, यस, तो अगर हम RbSO4 की बात करेंगे तो रुबिडियम तो हमारे पास +1 चार्ज का है और सल्फेट -2 चार्ज का है, तो Rb2SO4 यस, ये हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्म्स अ सल्फेट Rb2SO4। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है रुबिडियम के बारे में। 57 है विच स्टेटमेंट कंसर्निंग एनर्जी चेंज इज फॉल्स। फर्स्ट है ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इन अ बैटरी, तो बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फॉल्स पूछ रहे हैं ना, तो ये तो नहीं है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। बी है लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी सही बात है, फॉल्स पूछना है। सी लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो दैट सी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और ये कंबस्टन रिएक्शन होगा जिसमें आग निकल रही होगी या फ्लेम आएगा तो लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी है, सी ऑप्शन में नहीं। तो इससे ये पता लगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, क्योंकि जब सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो रिएक्शन हमारे पास ये एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें कभी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि रिलीज होगी। 58 है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स डैश, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें सिर्फ H+ मिलेगा, हमें कैथोड पर मिलेगा। तो दो चीज़ें ना, एक हमारे पास कैथोड है, एक हमारे पास एनोड है, तो कैटाइन H+ हमारे पास कैथोड पर ऑब्टेन होगा और ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन गैस हमारे पास एनोड पर ऑब्टेन होगी, क्योंकि डाइल्यूट एसिड लिया जा रहा है, दैट्स वाई। जिसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, कि कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। क्वेश्चन 59 है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स डैश, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, सी ऑप्शन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब यही होता है, कार्बो मीन्स सिंपली दैट इज कार्बन और हाइड्रेट्स मीन्स होता है वाटर, so that's why carbohydrates are the compounds that contains all these three compounds like carbon, hydrogen and oxygen. Question 60, an oxide of titanium contains 60% titanium, what is its empirical formula for this oxide। ये शॉर्टकट में मैं कर दे रहा हूँ, वैसे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइटेनियम का जो ऑक्साइड होता है ना बेटा, वो जस्ट TiO2 बनाते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो डायरेक्टली हम TiO2 पे निशान लगा लेते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे। अब टाइटेनियम की परसेंटेज कितनी है, 60% है, यहाँ कर देता हूँ। टाइटेनियम हमारे पास 60% है और ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, 40% हो गया। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 16 से, फिर टाइटेनियम का 48 होता है एटॉमिक मास, देन इसके बाद मोल रेशियो आएगा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो मालूम करके भी हम TiO2 तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास MCQs हो गए 2020 के IBA से ने जो कंडक्ट किया था MDCAT उसके। अब इंग्लिश को देखते हैं, अभी फिजिक्स का पोर्शन आ रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। अब इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं बढ़ रहा हूँ इंग्लिश पोर्शन की तरफ, जो 10 क्वेश्चन हैं इसके। तो ये इंग्लिश पोर्शन हमारे पास आ गया। तो इसका क्वेश्चन 91 से स्टार्ट हो रहा है, 10 क्वेश्चन है इसमें है, क्योंकि शायद 100 क्वेश्चंस का पहले IBA जो है ना वो बनाया करती थी। तो जब IBA जब लिया करते तो 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। तो लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अभी जो न्यू पैटर्न हमारे पास आ गया MDCAT का, तो उसमें 200 MCQs हमारे पास होंगे।
91 in order for people who spoke different languages to engage in trade, they dash often developed a simplified language called Pidgin. तो with each other, with each to the other, with each another, with each other. तो इसकी करेक्ट हमारे पास ढूंढनी है कि क्या करेक्ट आएगा. तो ये करेक्ट आएगा हमारे पास डी, विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ. 92 है द टू मेन डैश आर परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. द टू मेन काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स होगा इसका ए ऑप्शन, कि दो तरह के जो मैग्नेट होते हैं. तो काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स, ये करेक्ट यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक्स में फिलअप होगा. 93 द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हियर अ केस अनलेस डैश एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग फॉरेन एम्बेसडर. द सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती है किसी भी केस को जब तक अनलेस डैश. तो अ ट्रायल, अनलेस अ ट्रायल, unless already tried, unless it already trying, it has already been tried. इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 93 का unless it has already been tried. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई केस नहीं सुनती जब तक कि पहले से उस पर मुकदमा ना चला हो, मतलब हाई कोर्ट में या सिटी कोर्ट में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजी है. ये एनालॉजी अब जो एमडी कैट हमारे पास होते हैं उसमें नहीं आती, पहले आया करती थी. तो आईबीए जब कंडक्ट करती तो एनालॉजीज देती थी. एनालॉजीज में क्या होता है हमारे पास, इसमें कंपैरिजन होता है. या एनालॉजी में हम क्या करते हैं कि एक सेम सेट हम यहाँ पर ढूंढते हैं. जैसे कि क्वेश्चन 94 है हूफ इज टू हॉर्स. कि हूफ जो है ना, वो जो घोड़े के जो टाप होते हैं उनको हूफ कहा जाता है, हॉर्सेस हूफ्स. अब हूफ हॉर्सेस के पास होते हैं, तो कैट्स के पास क्या होते हैं, पॉज होते हैं, जो कैट्स के पंजे होते हैं. तो कैट्स हैव पॉज कहते हैं ना हम लोग. तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, पॉज टू कैट. इसी तरह से शिप इज टू डॉक. अब शिप को जब किनारे पर कहीं पर लगाया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो डॉक कर दिया गया शिप को. इसी तरह से कार को हम लोग क्या करते हैं, पार्क करते हैं. तो सेम रिलेशन, जो रिलेशनशिप आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसी तरह से एक और रिलेशनशिप आपको ऑप्शन से ढूंढनी होती है. दिस इज कॉल्ड एनालॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन सैनोनियम होता है. सैनोनियम में आपको पता है कि सैनोनिम्स में हम लोग मुतरादिफ लिखते हैं. मुतरादिफ का मतलब ये होता है कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हम यहाँ पर लिखे जाएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट एक्सपीडियंट. एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट हमारे पास जो वर्ड है इसका हमारे पास जो सैनोनियम निकलेगा, मतलब मुतरादिफ जो वर्ड निकलेगा वो निकलेगा स्केपगॉट. स्केपगॉट. तो एक्सपीडियंट का मतलब होता है किसी काम को सरंजाम देना, बट इमोरल तरीके से, अनएथिकल वे से, इलीगल वे से. तो वो एक्सपीडियंट कहलाता है. तो इसी तरह से उसको स्केपगॉट भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वोरेशियस. वोरेशियस का मतलब हमारे पास होता है लालची. लालची. तो वोरेशियस के लिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ग्रीडी. डी ऑप्शन, ग्रीडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा एंटोनिम इसके बाद आते हैं. एंटोनिम किसको कहते हैं, मतजाद, जिसमें जिद होती है. अब हैम्पर. हैम्पर का मतलब होता है बर्बाद करना या किसी चीज़ को रोक देना. ठीक है. तो ये किसी चीज़ को रोकना, इट इज़ हैम्पर. इसका उलट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को आगे बढ़ने में मदद करना. तो ये हमारे पास हो जाएगा असिस्ट. इसका एंटोनियम रिवर्स. इसके बाद नेक्स्ट होता है गॉन्ट. गॉन्ट का मतलब क्या होता है, गॉन्ट का मतलब होता है हमारे पास लाइक मतलब कोई लेजी जिसको हम कह सकते हैं, या फिर कोई पतला दुबला सा या स्लगिश टाइप का, दैट इज कॉल्ड गॉन्ट. ठीक है. अब इसका जो हमारे पास एंटोनिम निकलेगा गॉन्ट का, तो वो हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी रोटंड. रोटंड का मतलब होता है भारी भरकम. ठीक है. क्वेश्चन 100 है अनवेरी. अनवेरी का मतलब होता है गैर मोहतात रहना किसी चीज़ से. तो इसका उलट हो जाएगा अलर्ट, मतलब मोहतात रहना किसी चीज़ से. तो ये इस तरह से आपने देखा कि आईबीए के इंग्लिश के टेस्ट पे जो है पास पेपर्स मैंने सॉल्व किए 2000 के. अब देखो ये नेक्स्ट हमारे पास, उसके बाद फिर ये आईबीए के सेम पेपर आ रहे हैं, लेकिन 2001 के आ रहे हैं, 2001. ठीक है. तो अब 2001 में भी लिया था आईबीए ने एमडी कैट, तो ये भी मैं यहाँ पर साथ साथ सॉल्व करा देता हूँ. तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में दोनों ही ईयर्स में आपको कवर अप कर दूँ. अब ये बायो के क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं, तो वो
दिखा देता हूँ मैं। ये केमिस्ट्री के यहाँ पर आ गए शुरू, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आई होप सो कि शायद ये आपको दिखे ना शायद, ओके। नाउ इट्स क्लियर। तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पे आते हैं। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस मोस्ट रैपिडली? कौन सी गैस सबसे फास्ट डिफ्यूज करेगी? देखो इसमें ब्रोमीन और कार्बन तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये दोनों, ब्रोमीन हमारे पास एक लिक्विड होता है और कार्बन हमारे पास एक सॉलिड होता है। हम मीथेन और नाइट्रोजन, ये दो हमारे पास गैसेस हैं। अब आपको पता है जितनी हल्की गैस होगी वो फास्टर डिफ्यूज करेगी। मीथेन हमारे पास का मॉलिक्यूलर मास 16 निकलेगा, नाइट्रोजन का निकलेगा 14 टू 28। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया मीथेन। दिस विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्ट अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू डैश। मॉइस्ट मतलब जो गीली अमोनिया गैस होगी, इसको ड्राई किस तरह किया जा सकता है, किससे पास करेंगे? अगर हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करेंगे तो ये हमारे पास ड्राई हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास होता है वो कैसा होता है? दिस इज एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक से मुराद जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये ड्राइंग एजेंट है, किसी भी चीज को ड्राई करने के काम आता है, ये एक यूज है सल्फ्यूरिक एसिड का। क्वेश्चन 3 है, ordinary air from the atmosphere contains about 21% oxygen, whereas the proportion of oxygen in the mixture released by boiling water river is 30 degrees centigrade. 30%, sorry. The best explanation of the increase in percentage of oxygen is dash. कहते हैं कि एयर में, हवा में तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है वो 21% है, लेकिन जो बॉइलिंग रिवर होता है उसमें 30% है। तो ऐसा क्यों है कि उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है रिवर के अंदर? क्योंकि रीज़न, इसका खास रीज़न सिंपल ए है कि ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन नाइट्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन गैस है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा पानी में डिजोल्व होती है, इस वजह से उसकी परसेंटेज पानी में जो है 70% हमारे पास नाइट्रोजन होती है और 30% हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर मौजूद होती है। क्वेश्चन 4 है, फॉर टू सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज नेसेसरी डैश डैश। अगर दो सब्सटेंस को सेपरेट करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से, तो अभी जो क्रोमेटोग्राफी होता है, दिस इज एक्चुअली अ सेपरेशन टेक्निक। ये हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक होती है, सैंपल्स में से चीज़ों को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अभी काफ़ी टाइप की होती है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसमें जो ज़रूरी क्या होता है कि अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो क्या चीज़ ज़रूरी है कि दे आर बोथ सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट, कि ये दोनों जो लिक्विड्स हो, दोनों सब्सटेंस हो, वो एक ही सॉल्वेंट में दोनों को डिसॉल्व किया जाता है, फिर उनकी डिफरेंट जो सॉल्युबिलिटीज आती हैं जिसकी मदद से हम उसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन सी चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट, ये सब ज़रूरी है। जो शुगर है, शुगर ज़रूरी नहीं होता फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। कहा गया क्वेश्चन 6 यहाँ आएगा शायद, ओके, यस, दिस इज क्वेश्चन 6। क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूएंट डैश। अभी क्रूड ऑयल कहा जा रहा है, क्रूड ऑयल किसको कहा जाता है? क्रूड ऑयल हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम को। तो जो हमारे पास पेट्रोलियम होता है, दिस इज एक्चुअली क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। रीजन क्या होता है कि जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से ये क्या चीज़ होती है कि हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कर पाते हैं। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर कंपाउंड। इसमें से प्योर कंपाउंड कौन सा है? तो देखो, ड्राई ईथर एयर जो हमारे पास है, दिस इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ए नहीं हो सकता। स्टील भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टील में हमारे पास आयरन, इसी तरह से क्रोमियम, निकल, ये सब मिक्स होते हैं, ये भी मिक्सचर है। टैप वाटर भी नहीं हो सकता। तो जो इथेनॉल है हमारे पास, ये हमारे पास एक प्योर कंपाउंड होता है जिसका हमारे पास एक परफेक्ट एक फॉर्मूला होता है, दिस इज C2H5
देन OH। ठीक है। क्वेश्चन 8 है हुज ई बायम रेशियो रिजेंबल्स विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका ई बायम रेशियो इलेक्ट्रॉन की तरह से होगा, मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉनिक नेचर किसका है। तो ये बात तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो हमारे पास बीटा रेज होते हैं, बीटा रेज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक नेचर रखते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बीटा रेज। इसका चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा। क्वेश्चन 9 है विच व्हाट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड लेड ब्रोमाइड एंड इन मोल्टन लेड ब्रोमाइड। सॉलिड लेड ब्रोमाइड में और मोल्टन लेड ब्रोमाइड में कौन से पार्टिकल्स होंगे। लेड ब्रोमाइड हमारे पास हो जाएगा दिस इज पीबी BR एंड दिस विल बी 2। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा तो इसमें क्या होगा और मोल्टन स्टेट में होगा तो क्या होगा। तो सॉलिड स्टेट में चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसके हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे, और मोल्टन स्टेट में आएगा तो इसके हमारे पास आयंस होंगे। तो लेड ब्रोमाइड की, अच्छा इसमें यहाँ पर ऑप्शंस में डी ऑप्शन में यहाँ पर मेरे लिहाज से इसमें क्रिस्टल्स होना चाहिए कि सॉलिड लेड ब्रोमाइड में क्रिस्टल्स होंगे, मोल्टन लेड ब्रोमाइड में हमारे पास आयंस मौजूद होंगे, चूंकि वो आयनाइज हो चुका होगा। तो दैट्स वाई इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि देखिए दोनों आयंस ऑप्शन में आ रहे तो ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 में आपसे कहते हैं कि द आयंस X plus contains 23 particles in the nucleus and 10 electrons outside the nucleus. What is the nucleus of ion X plus contain? कहते हैं X plus एक आयन है जिसमें 23 पार्टिकल है न्यूक्लियस में, मतलब इसका मास नंबर 23 है, सोडियम है, और 10 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, सोडियम है ये। तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या पार्टिकल मौजूद है, जो 23 है सोडियम में, आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वो 11 होते हैं और न्यूट्रॉन जो हमारे पास होते हैं वो 12 होते हैं। तो 11-12 इसमें आंसर हमारे पास करेक्ट आएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन 11 है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ लिक्विड कंपाउंड इज टू बी C2H4O। व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू वर्क आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपको ये एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको दे दिया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके बाद आप n की वैल्यू मालूम करते हैं बाय डिवाइडिंग MFM डिवाइड बाय EFM। फिर उसके बाद आपके पास जो भी n की वैल्यू आ जाती है उसको आप एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमें क्या पता लग जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का। तो इसके मतलब हमें यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास चाहिए उस कंपाउंड का, उस रेस्पेक्टिव कंपाउंड का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, इसकी नीड होगी। क्वेश्चन 12 है विच स्टेटमेंट कंसर्निंग एनर्जी चेंजेस फॉल्स। एनर्जी चेंज के बारे में कौन सी बात गलत है। ए है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इन अ बैटरी। आई थिंक ये सवाल तो पीछे भी किया है, ये सवाल रिपीट हो गया, 2020 में भी सवाल आया था। तो फॉल्स स्टेटमेंट ये थे ना कि हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। तो ये सेम क्वेश्चन है 2020 का जो 2021 में रिपीट हो गया, सॉरी 2000 ईयर का जो 2001 में रिपीट हो गया। सही है। क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 में आते हैं, जहाँ कह रहे हैं सैंपल ऑफ एयर वाज bubbled into pure water, the pH of water slowly changes from 7 to 6. Which gas in the sample caused the change? कि pH 7 से 6 में आने का मतलब कि जो वाटर है वो न्यूट्रल से एसिडिक हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें एसिडिक डिजॉल्व हो रही है, तभी pH गिर रहा है। अब इन चारों में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो pH को डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में मिक्स होती है तो इट विल बी फॉर्मिंग H2CO3, दिस इज अ कार्बोनिक एसिड। यही वजह है कि pH ड्रॉप होता है। क्वेश्चन 14 है विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड या CO, इसके बारे में क्या बात करेक्ट है। तो इसके बारे में करेक्ट बात यह है कि इट इज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है। तो ये एक हमारे पास पॉल्यूटेंट है, मतलब आलूदगी फैलाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, यही सबसे बड़ी वजह होती है हमारे पास स्मॉग प्रोडक्शन की, जब स्मॉग एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है, जो एक पॉल्यूटेंट है। 15 है विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट इंफॉर्मेशन टू कंफर्म दैट टू सब्सटेंसेस आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है,
तो क्या बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि दो सब्सटेंसेस एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन के? ए ऑप्शन है दे हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो होते हैं, बिल्कुल सही है। बी है दे बोथ रिड्यूस हीटेड lead oxide to lead. C, equal masses of both substances require equal masses of carbon dioxide and no other product when completely burnt in oxygen. D है equal masses of both substances give equal masses of carbon dioxide and no other product when completely burned in oxygen. तो कैसे? They have different crystalline structure. अच्छा, फिलहाल ए को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन के होते हैं वो अमरफस भी होते हैं। बी है दे बोथ रिड्यूस हीटेड लेड ऑक्साइड टू लेड, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है बट वो रिएक्शन नहीं करता, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास। अब सी और डी बचा। सी इक्वल मासेस ऑफ बोथ सब्सटेंसेस रिक्वायर इक्वल मासेस ऑफ CO2 एंड नो अदर, तो रिक्वायर तो नहीं करेगा, ये तो प्रोड्यूस करता है CO2, सी नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। इक्वल मासेस ऑफ बोथ सब्सटेंसेस गिव इक्वल मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नो अदर प्रोडक्ट व्हेन कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। अब कोई भी एलोट्रोप आप लेंगे कार्बन का ना, जब आप उसको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी, ये इससे पता लग जाएगा कि ये हमारे पास केमिकली सिमिलर है, तो ये क्या होगा कि कंफर्म कर देगा कि ये एलोट्रोप है असल में कार्बन का। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट MCQs था 15th में, तो अक्सर बच्चे इसका कुछ गलत ऑप्शन भी लगा सकते हैं, तो देख लें कि क्या डी ऑप्शन करेक्ट है। 16th है व्हाट रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर विद इथेनॉल एंड आल्सो विद एथेनोइक एसिड। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ, और इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH के साथ कौन रिएक्शन कर पाएगा? तो बेटा ये जो सोडियम है ये इन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि अगर C2H5OH के साथ अगर हम रूम टेम्परेचर पे सोडियम का रिएक्शन करेंगे तो ये सोडियम ईथॉक्साइड बनेगा, C2H5ONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं या इथेनोइक एसिड लेते हैं, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करेंगे तो ये हमारे पास सोडियम एसिटेट दे देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी सोडियम। क्वेश्चन 17 है व्हाट विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द आयंस ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स इज करेक्ट। तो ग्रुप 7 एलिमेंट्स के आयन की बात कर रहे हैं, जो कि जैसे कि Cl फ्लोराइड आयन वगैरह, तो इनकी बात कर रहे हैं, Cl- आयन या Br- आयन की बात कर रहे हैं। तो इसमें ईच कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर तो नहीं होगा चूंकि करेक्ट पूछ रहे हैं, तो सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन नंबर है, ए तो नहीं होगा। बी ईच कंटेन्स मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद न्यूट्रॉन से ज़्यादा नहीं होती है, प्रोटॉन्स ज़्यादा न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, बी भी नहीं होगा। सी ईच कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, बिल्कुल सही है, चूंकि आइंस बन रहे हैं तो नेगेटिव आइंस बनेंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ईच कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। डी है ईच हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है which formula represents the oxide of an element Y in group 2 of the periodic table। कौन सा ऑक्साइड हमारे पास बनेगा? ठीक है, तो ग्रुप Y के साथ, तो Y और O से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ग्रुप 2 Y का है ना, तो +2 हो गया और ये -2 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो YO हमारे पास बस करेक्ट आंसर आएगा, दिस विल बी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 19 है 4 moles of sulfur dioxide are oxidized to सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर रिक्वायर्ड। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। कह रहे हैं कि अगर 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो कितना मोल ऑक्सीजन गैस रिक्वायर होगा? 2 को 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल को 2 मोल चाहिए सिंपली ऑक्सीजन गैस, तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2.0 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज क्वेश्चन 19। इसके बाद क्वेश्चन 20 देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन के मॉलिक्यूल में पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
अब मीथेन हमारे पास क्या होता है इस तरह से CH4, तो 1 2 3 4 पेयर्ड हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मीथेन में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 आंसर होगा इसका करेक्ट हमारे पास। 21 है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। व्हाट इज द मास ऑफ 24 dm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट RTP। तो RTP से मुराद यहाँ पर STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो हमें पता है वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें मास बताना है, तो V इंटू M डिवाइड बाई 22.41 हो गया। V हमारे पास आ गया यहाँ पर, दिस विल बी 24, मास हो गया 44 और ये आ गया हमारे पास 22.41। ठीक है, ये तो 2 के करीब आ जाएगा, 24 48 के करीब 44 तक आ जाएगा ये। इसका आंसर वैसे इन चारों में से हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 47.12। तो ये हमारे पास इतने ग्राम आ रहे हैं, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। 22 है, 1.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद एक्सेस HCl, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस इज लिबरेटेड एट RTP। तो 0.24, देखिए मैग्नीशियम का रिएक्शन जब HCl से होता है, दिस विल बी फॉर्मिंग MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। कह रहे 0.24 मैग्नीशियम को जब रिएक्शन किया जाएगा तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का निकलेगा। तो 0.24, देखो 24 ग्राम से हम यहाँ पर निकल रहे हैं हमारा 2 ग्राम, तो 0.24 ग्राम से कितना निकलेगा, तो इसमें भी 0.2। अच्छा वॉल्यूम पूछा जा रहा है ना, तो ये निकल रहा हमारे पास है 22.41 dm क्यूब हमारे पास ये निकल चुका 1 मोल है। तो डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास ये आ रहा है। अब 0.24 मतलब डिवाइड बाई 10 और इसको भी डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2.241 आ गया हमारे पास। ठीक है, सो इसमें भी हमारे पास 2.241 dm क्यूब बन रहा है, तो ये 2241 cm क्यूब होना चाहिए आंसर यहाँ पर ना। तो देयर विल बी 2241 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर है। अगर हम इस स्टोइचियोमेट्री से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लग रहा है यहाँ पर। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लीस्ट कॉमन इन एयर। सबसे कम कौन सी गैस होती है हवा में, तो आर्गॉन होती है इन सब में से, ए ऑप्शन जो एक नोबल गैस है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो हाइड्रोजन सबसे अबंडेंट है, सी ऑप्शन। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। कौन सी गैस हासिल होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं लिक्विड एयर की मैक्सिमम, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गैमा पार्टिकल। ये ऑप्शन है, दे कैरी है चार्ज ऑफ -1, चूंकि चार्ज होता ही नहीं है तो ये गैमा पार्टिकल की नहीं है प्रॉपर्टी। दे हैव अ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अ हीलियम न्यूक्लियस, प्रॉपर्टी तो ये भी नहीं है। दे हैव अ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है गैमा पार्टिकल्स। दे कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम फॉइल, ये भी सही है। ए और डी दोनों उसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टीज नहीं है गैमा पार्टिकल्स की। दिस इज क्वेश्चन 26। 27 पे आते हैं कि 10 ग्राम ऑफ मेटल relative mass 40 are liberated by the passage of 0.5 moles of electron through a molten chloride. What is the formula of chloride? अब देखो सिंपल है, MCl लिखा हुआ है ना, ये MCl के फॉर्म में। अब रिलेटिव एटॉमिक मास 40, एटॉमिक मास 40 किसका, कैल्शियम का होता है, और जब कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं तो CaCl2 बनता है, दिस इज MCl2। उसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन MCl2। तो इतना सॉल्व करने की नीड नहीं है। 28 in which of the following instances is there no change in concentration of the solution during electrolysis। ये बताएं इनमें से किस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कंसंट्रेशन के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। अब जो कंसंट्रेशन चेंज किस वजह से हो रहा होता है, पहली बात तो अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन करना शुरू कर जाए किसके साथ, किसी भी लाइक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अब देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है या कॉपर का इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन करता है, तो ए और सी नहीं हो सकता। अब प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो इनर्ट होते हैं,
दे आर एक्चुअली इनर्ट इलेक्ट्रोड, दे डोंट रिएक्ट टुगेदर। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिखा हुआ है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, तो कॉपर हमारे पास क्या होगा कि वो कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है डी ऑप्शन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चूंकि पहली बात तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं करेगा, फिर डाइल्यूट एसिड जब हम लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, वो हमारे पास जो वाटर होगा ना H2O, असल में इलेक्ट्रोलिसिस इसकी चल रही होगी और सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड तो Na+ हमारे पास जो है वो, तो वैसे कह रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है, तो एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगी रिडक्शन, तो इसी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन हैज अ लोएस्ट पीएच वैल्यू। इसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी। देखो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी। तो अमोनिया को तो हम हटा ही सकते हैं, अमोनिया चूंकि हमारे पास एक बेस है तो उसकी तो पीएच वैल्यू हाई होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हटा सकते हैं, ये भी एक बेस है। जहाँ तक बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एथेनोइक एसिड में से, अब ये वीक एसिड है, इथेनोइक एसिड चूंकि ये एसिटिक एसिड है, सिरका जो होता है जो वीक एसिड है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास कैसा होता है, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे लोएस्ट पीएच वैल्यू हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होगी, बी ऑप्शन। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो गए केमिस्ट्री के 2001 के। इसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा लाइक जो कि इंग्लिश का पेपर है, इसके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ये रहे। ओके, ये इंग्लिश पोर्शन आ गया हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर्ड वर्ड और सेट ऑफ वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स अ सेंटेंस। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं सेंटेंस कंप्लीशन से। तो सेंटेंस कंप्लीशन जिसमें हम लोग जो है वो कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। फर्स्ट है, बिकॉज ऑफ द डैश एंड प्रोलॉन्ग नेचर ऑफ द डैश वाटर मस्ट बी केयरफुली कंजर्व्ड व्हेन रेशन्ड। कि इसकी वजह से और डैश की प्रोलॉन्ग नेचर की वजह से पानी को बचाना होगा और उसको जमा करके रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। अगर आप इसको यहाँ पर कोशिश करोगे इसको रखने की ना, अब देखो, बिकॉज ऑफ द सीवियर एंड प्रोलॉन्ग नेचर ऑफ द ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट मतलब कहत साली को कहते हैं। कहत साली से मुराद कि जब बारिश वगैरह नहीं हो। तो शदीद और सीवियर का मतलब होता है शदीद। तो शदीद और जो प्रोलॉन्ग नेचर है ड्राफ्ट का, इसके लिए पानी को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। सेकेंड है, जनरली फंड रेजिंग पार्टीज आर क्वाइट लेबर इंटेंसिव एंड नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। In other words, putting in a great deal of dash doesn't mean you will dash a great deal of income. दूसरे लफ्जों में अगर बहुत ज़्यादा आप डैश लगाएंगे इससे आप बहुत ज़्यादा इनकम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है पुट अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट और जनरेट। तब देख, अगर यहाँ पर हम एफर्ट लिखते हैं और यहाँ पर जनरेट लिखते हैं तो ये हमारे पास एक सही सेंटेंस हमारे पास बन जाता है कि इन अदर वर्ड्स पुटिंग इन अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट डजंट मीन यू विल जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ इनकम। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इससे आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ लेटर पेयर ऑफ वर्ड दैट इज रिलेटेड इन द सेम वे एज पेयर इन कैपिटल लेटर। ये दोबारा से इसमें जैसे कि हमने देखा कि IBA वाले एनालॉजीज देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है, राइटर इज टू नॉवलिस्ट। कि नॉवलिस्ट असल में राइटर की एक टाइप है। राइटर की एक टाइप हमारे पास होती है नॉवलिस्ट। इसी तरह से साइंटिस्ट की एक टाइप हमारे पास होती है एस्ट्रोनॉमर। ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो गया। बी है, काउ इज टू काल्फ। अब काउ के जो ऑफ स्प्रिंग है, इसके जो बच्चे होते हैं वो काफ होते हैं। ठीक है, बछड़ा, काउ का बच्चा जो है बछड़ा मतलब। इसी तरह से शीप का जो बच्चा होता है वो लैम्ब होता है। सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज एन एरर सेलेक्ट द वन अंडरलाइन पार्ट दैट मस्ट बी चेंज टू मेक द सेंटेंस करेक्ट।
तो इसको हम लोग अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पॉटिंग एरर। तो स्पॉटिंग एरर यहाँ पर है। तो स्पॉटिंग एरर में क्या है कि एवरी वन ऑफ द शॉप्स इन द टाउन वर क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे बिकॉज ऑफ द 10-inch रेनफॉल दैट हैड फॉलन ड्यूरिंग द डे, नो एरर। तो अब यहाँ कहाँ पर गलती है, एवरी वन ऑफ द शॉप्स इन द टाउन वर क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे। क्योंकि एवरी वन या एवरी जब भी आ जाता है ना इस तरह से, तो इसको हमेशा हम लोग एग्रीमेंट के लिहाज से सिंगुलर काउंट करते हैं। तो यहाँ वर नहीं होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था क्लोज्ड, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये गलती है। क्वेश्चन 6 में भी स्पॉटिंग एरर दोबारा से आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि रेजिंग लाइफ कॉस्ट टुगेदर विद एस्केलेटिंग टैक्सेस हैव प्रूव टू बी अ बर्डन फॉर एवरीवन, नो एरर। अब यहाँ पर ए पर एरर है। ए पर क्यों एरर है, क्योंकि रेजिंग नहीं होगा। रेजिंग मतलब होता है उठाना, इसका राइजिंग होगा, बढ़ती हुई लिविंग कॉस्ट टुगेदर विद एस्केलेटिंग टैक्सेस हैव प्रूव टू बी अ बर्डन फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, क्वेश्चन 7 है। वॉइस को चेंज करना एक्टिव टू पैसिव है। ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन, तो ये इसका पैसिव क्या बनेगा कि क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम। 8 है वर्ड द क्राइम्स कन्फेस्ड बाय द क्रिमिनल्स, तो ये हो जाएगा वर्ड द क्रिमिनल्स, सॉरी ये हमारे पास पैसिव है, चूंकि बाय आ गया, सो एक्चुअली ये पैसिव है, पैसिव से एक्टिव करना है। तो द क्रिमिनल्स कन्फेस द क्राइम ये होना चाहिए, या डिड द क्रिमिनल्स कन्फेस द क्राइम। तो डिड से स्टार्ट होगा, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस इनटू डायरेक्ट स्पीच। वॉइस तो नहीं बेटा, सेंटेंस। तो सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से। 9th है अनिला सेड शहाना इज नॉट डूइंग हर होमवर्क प्रॉपरली। तो अनिला सेड दैट शहाना was not doing her work properly, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है फाहद सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इस वजह से हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो फाहद सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट्स वाई यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 10 हमारे पास हो गया बेटा। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है आईबी ग्रेड्स के मैंने आईबीए एमडी कैट के मैंने आपको पास पेपर सॉल्व करा दिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ये 2000 और 2001 की ईयर को सॉल्व करने की, तो आपने देख लिया किस लेवल के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। तो अगर आपको जो है वो मेरे नोट्स रिक्वायर हैं आप में से किसी भी स्टूडेंट को, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो उसको नोट डाउन कर लें, 030021522272। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो फिर आप मेरे एमडी कैट के नोट्स ले सकते हैं, या आपको एमडी कैट के ऑथेंटिक पास पेपर्स चाहिए किसी भी ईयर के, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये पास पेपर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। जो है जितने भी बच्चे एमडी कैट में अपीयर हो रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे पास पेपर अपलोड किए हैं। एक ख़जाना है मेरे चैनल पर एमडी कैट के लेक्चर्स का, तो मैंने सोचा कि एक और लेक्चर बना दिया जाए। तो बस बेस्ट ऑफ लक अगेन तमाम स्टूडेंट्स को। इंशाल्लाह इस बार आप पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे जो आपने फर्स्ट टाइम किया था, और इस बार पेपर लीकेज का भी इशू इंशाल्लाह इस बार नहीं आएगा, तो आप अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।